सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दुनिया का मुश्किल तरीन इम्तिहान है और जिसका रिजल्ट 1% से भी कम लगता है। एक जुनूनी अंदाज की अथक जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के नतीजे ही में इसको कामयाबी से पास किया जा सकता है। खानदेश का एक सबूत, एक मुस्लिम नौजवान की इतने बावकार इम्तिहान में कामयाबी, हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में उसकी शमूलियत और हुकूमत के आला मनसब पर उसका फाइज होना पूरी कौम के लिए फख्र की बात है। वही जवान है कबीले की आंख का तारा, वही जवान है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिस तरह बेदाग सर्ब जगाई। और मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं एक अमन। आसिम खान साहब की यहाँ मौजूदगी हमें बता रही है कि मेरे हाथों की लकीरों के इशारे हैं गवाह, मेरे हाथों की लकीरों के इशारे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी इस महफिल की जीनत जनाब आसिम खान साहब हैं, जिनका ताल्लुक हमारी इसी खानदेश की सरजमीन से है। आप शहर धुलिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अभी SSPO खंडवा है और 4 जिलों की पोस्ट सर्विसेज आपके ज़ेर एहतिमाम है। उनकी साथ हमारे नौजवानों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इस प्रोग्राम की आखिर में उनके लिए खुसूसी इस्तेफालिया भी रखा गया है, क्योंकि हमारे इलाके के ये सबूत कामयाबी की अज़मतों को छूकर पहली बार हमारे दरमियान मौजूद है। और इस इजलास में बहुत सारे लोग अपने धड़कते दिल और धड़कते जज्बात के साथ उनका इस्तेमाल करने के लिए भेजे हैं। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब से और सालार साहब से भी गुजारिश करूंगा कि टोकन ऑफ इंस्पिरेशन, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन उनको सालार साहब की एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आसिम खान साहब ने हमारा इस्तेमाल कबूल किया। अब मैं शेर के साथ उनको दावत सुमन दूंगा कि ये कामयाबी तेरे हक में कम नहीं है दोस्त, ये कामयाबी तेरे हक में कम नहीं है दोस्त, कि तेरी ज़ात को खुद मंजिलें तलाश करे और वो लुत्फ है तेरे गुफ्तार की दिलकशी में कि तेरी बात को खुद मंजिलें तलाश करें। हमारी ज़मीन के ये सबूत एक ब्यूरोक्रेट जनाब आसिम खान साहब आपके हुक्म। या रब मेरे सुकूत को नगमा सराई दे, ज़ख्मे हुनर को हौसला लब खुशाई दे, लहजे को जुए आप वो नए नवाई दे, दुनिया को हर पहल का कहना सुनाई दे। स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम ही मेहमान इकराम और यहाँ पर बहुत सारे दूसरे खुसूसी मेहमान इकराम मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही समाज के लिए, कौम के लिए अपनी जिंदगियाँ दी है, मैं देख सकता हूँ। इसके साथ साथ सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा एजुकेशन सोसाइटी और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू और यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सिम्पोजियम कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। इसके लिए एक होता है कि ना आपको कॉल करके बोल दिया जाता है कि आप आ जाइए, दूसरी होती है कि आप खुद दावतनामा लेकर आते हो कि नहीं आपको आना ही है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खुसूसी दावतनामा लेकर वहाँ मध्य प्रदेश तक आए और मुझे यहाँ पर बुलाया। कोई भी जब प्रोग्राम शुरू होता है तो उसमें एक चीज कही जाती है कि ये हमारे सदर रहेंगे और कोई आकर उसकी तारीफ करता है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें बोली जा चुकी है सिंपोजियम या इससे रिलेटेड जो भी है, तो मैं सारी चीजों की तारीफ करता हूँ एक तरीके से। जो यूपीएससी देने की जर्नी है तो बहुत प्रोग्राम हो चुके हैं, इससे पहले आप लोग सुन भी चुके होंगे, मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक मुख्तसरन बताना चाहता हूँ कि मेरा एजुकेशन जो है 1वीं से लेकर 12वीं तक एलएम सलामपुर हाई स्कूल धुलिया से हुआ है
उसके बाद मैंने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की कॉलेज है SSPTCOIT जो बांबोरी में मौजूद है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है बायोटेक्नोलॉजी में। और उस दौरान मेरा जो स्टे था वो एंग्लो 2 हाई स्कूल में रहता था, अनबिया हॉस्टल जो वहाँ पर है, तो मैं वहाँ पर रहा हूँ तकरीबन 2.5 से 3 साल। और 2014 के बाद से मैंने ग्रेजुएशन मेरा यहीं से जलगांव से हुआ है। और उसके बाद मुझे भी कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एक नया कॉलेज खोला, वहाँ पर मैंने तकरीबन 1-2 साल की प्रिपरेशन की शुरुआत की। जब मैं लेक्चरशिप कर रहा था तभी मैंने शुरू कर दी थी प्रिपरेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा गाइडेंस वगैरह नहीं था इस तरीके से क्या करना है। उसके बाद मैंने हज हाउस मुंबई में जो है वहाँ पे एंट्रेंस क्लियर किया, वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ से मेरी बायोडाटा शुरू हुआ। तो ये जो टॉपिक है कि डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर, आज उसमें जो यूपीएससी की कोचिंग होती थी डिस्टेंस मोड में ही चलता था, वहाँ पर प्रॉपर टीचर्स वगैरह नहीं होते थे, सारा डिस्टेंस मोड एक या तो जामिया मिलिया सामने दिल्ली के अंदर में या किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर से डिस्टेंस लर्निंग ही चलती थी। और हर साल हज हाउस से यूपीएससी में सिलेक्शन मिलता है, तो कई मरतबा लोगों की ये सोच होती है कि डिस्टेंस लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप डिस्टेंस लर्निंग से यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हो, तो डिग्री जो होती है उसकी अब तो अपनी अहमियत होती ही है। 2 साल में हज हाउस मुंबई में रहा, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया गया, 5 से 6 साल का मेरा यूपीएससी का सफर रहा। और यूपीएससी एग्जाम में अपियर होने की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहली बात लोगों को लगता है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए या ऐसे स्टूडेंट जिनका शुरू से एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा रहा है नहीं सकते। और हर साल हज हाउस से यूपीएससी में सिलेक्शन मिलता है, तो कई मरतबा लोगों की ये सोच होती है कि डिस्टेंस लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप डिस्टेंस लर्निंग से यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हो, तो डिग्री जो होती है उसकी अब तो अपनी अहमियत होती ही है। 2 साल में हज हाउस मुंबई में रहा, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया गया, 5 से 6 साल का मेरा यूपीएससी का सफर रहा। और यूपीएससी एग्जाम में अपियर होने की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहली बात लोगों को लगता है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए या ऐसे स्टूडेंट जिनका शुरू से एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा रहा है वही कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। आप यूपीएससी का एग्जाम किसी भी जबान से दे सकते हैं, इसमें इंग्लिश और हिंदी तो है ही, लेकिन आप मराठी में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, बंगाली में दे सकते हैं, पंजाबी में दे सकते हैं, गुजराती में दे सकते हैं, जितनी भी लैंग्वेज से आप हर जबान से यूपीएससी में अपियर हो सकते हैं। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने कोशिश की कि सारा एजुकेशन 12 तक जो है उर्दू से हुआ है, तो क्यों नहीं इसके लिए ट्राई किया जाए। लेकिन उस वक्त तो यूपीएससी का जो मटेरियल होता है, क्योंकि 1-2 किताबें तो होती ही, दर्जनों किताबें आपको पढ़नी उसके लिए, वो मटेरियल कहीं भी एक जगह पर अवेलेबल नहीं था। उसको अलग अलग जगह से कलेक्ट करना, नोट्स बनाना, एग्जाम की राइटिंग प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज सॉल्व कैसे करनी, ये सारी चीजें होती है। तो उस जगह पर मानू का कहीं कहीं से मुझे मदद मिली है, जो सोशल साइंस और सिर्फ बीएससी वगैरह की जो किताबें हैं, बीए की किताबें हैं, और मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था लिटरेचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उसकी जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स मानू के मिल जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और ये किताबें बाय चांस मेरे घर पर ऐसी आई थी कि मेरे घर में किसी ने मानू से डिस्टेंस मोड के हो रहे थे, वो नोट्स ऑलरेडी घर पर अवेलेबल थी, तो मुझे ढूंढनी घर में ही पढ़ी, घर में ही सारी किताबें मिल गई। का जो मोड होता है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अलग अलग स्टेजेस में यूपीएससी होता है, तो मैंने पहला जो प्रीलिम्स था वो क्लियर नहीं हो पाया। 2017 में मैंने फिर से प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फाइनल इंटरव्यू में अपियर हुआ, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन उस साल नहीं हो पाया। फिर 2018 में मैंने फिर मेंस प्रीलिम्स मेंस दिया, उस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फाइनली सिलेक्शन मेरा जाके हुआ है 2023 में। तो 1-2 साल का नहीं होता है, जर्नी बहुत लंबी होती है। सक्सेस को हम हमेशा ऐसे ले लेते हैं कि बस एक दिन में सब कुछ चेंज हो गया है। हमको हमेशा न्यूज़ मिलती है कि इस पर्सन की जिंदगी एक दिन में बदल गई है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत जो है वो हमारी नजर से कहीं छूट जाती है। जैसे भी प्रोफेसर साहब बता रहे थे काव्यश्री वैष्णव चौधरी, उनका एक शेर है कि अरे संसार संसार जैसा तवा चुलावा
आधी हाताला चटके तवा मित्र भागे कि रोटी खाने के लिए भी आपको गर्म तवे पर हाथ रखना पड़ता है। तो किसी बड़ी कामयाबी के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस मेहनत के पीछे हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और एक दिन में नहीं होता। उसके लिए अगर आपको उसे किस तरीके से करना है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत सारी थ्योरीज है, अगर आप लोग पढ़ेंगे उसको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, कुछ अच्छी किताबें हैं वहाँ से आपको आदतें मिलती है। स्पेशली मैं जहाँ जाता हूँ बोलता कि रूल ऑफ 1% कि रोजाना 1% की बढ़ोतरी किसी अच्छे काम में सिर्फ 1% अगर आप अच्छा काम करते हैं तो साल के 365 दिन के बाद में आप 37.8% ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करती है, रोज आपको सिर्फ 1% ग्रो करना है। उसी से रिलेटेड स्नोबॉल थ्योरी भी होती है। जैसे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चेयरमैन थे वो कह रहे थे कि इंडिया का जो इकोनॉमी है स्नोबॉल इफेक्ट की तरफ ग्रो कर रही है। इसमें होता क्या है कि आप बर्फ का एक छोटा सा गोला लीजिए और उसको एक बर्फ से ढकी हुई ढलान की तरफ फेंक दे, तो वो छोटा सा गोला धीरे बढ़ते 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 बहुत बड़ी चट्टान की तरह हो जाता है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट यही होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो आपको लगता है कि आप एक दिन 2 दिन में सब कुछ कर लोगे, ऐसे नहीं होता है। आप ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन किसी बड़े एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, UPSC या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसमें आपको रोजाना थोड़ा थोड़ा वक्त देना होगा। उसके बाद भी वो जाकर सही बदली जाती है। और आदतों के बारे में जैसे अखलाक सर यहाँ पे बताते थे कि आदतें चेंज करनी है, कोई भी आदत एक दिन में नहीं होती। आपको रोजाना उसके लिए टाइम देना होगा, धीरे धीरे जाकर वो आपकी आदतों में जो कहते हैं ना कि वो सुबह जल्दी उठने की आदत अगर आ गई तो आप फिर उसको वैसे ही उठेगा। वरना रात में हम जो चल रहे हैं PUBG 2-2, 3-3 बजे तक, तो उससे आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। हमारे मोहल्लों की सबसे बड़ी खामी मैं कहता हूँ, रात में होटलों पर बैठना। पता नहीं क्या डिस्कशन हम कर रहे होते हैं होटलों पे बैठ कर, अगर हम उसको छोड़ के किसी प्रोडक्टिव क्रिएटिव वर्क में हमारा काम शुरू कर दें तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएंगे। तो वहाँ की एनर्जी अगर हम एजुकेशन पर दें, हमारे मोहल्लों को सफाई की तरफ निकाले। अभी जैसे रूल ऑफ 1% के बारे में बात कर रहे हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट, तो अगर हर कोई सोच रहे कि मैं अपने घर का कचरा डस्टबिन में डालूंगा, सूखा गीला कचरा अलग रखूंगा, कितनी मुश्किल बात है एक घर के लिए, नहीं है। लेकिन शहर को क्लीन करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। आपका घर आपको साफ रखना, मुझे मेरा घर साफ रखना आसान है, सिर्फ आदत चेंज करनी मुझे कि कचरा डस्टबिन में डालें, जब कचरा गाड़ी आती है तो उसमें ले लें। लेकिन इसको हम पूरी तरीके से देख ले कि 3 वार्ड को एक साथ क्लीन करना है, तो ये चैलेंजिंग हो जाता है। आदतें यहीं से होती है। तो हमारी बड़ी दिक्कतें जो है कि हम होटलों पे बिना वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, सब हवा में हो रहा है। उन चीजों को हमारी एनर्जी को एजुकेशन में लगाइए, साफ सफाई में लगाइए। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे एक प्रोग्राम ये इकरा एजुकेशन सोसाइटी कई सालों से काम तो कर ही रहा है। इससे पहले मंदिर में जब आपका सेंटर ओपन हो रहा था, मैं वहाँ के प्रोग्राम में मैंने शिरकत की थी। ये शुरुआत तो हो रही है, यहाँ से इंस्टीट्यूट के जा रहे हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का, हर पेरेंट का, हर टीचर का अपना भी फर्ज है कि वो इसको किस तरीके से आगे लेकर जाता है। तो कई मरतबा ऐसा होता है लोगों को पता नहीं होता, कोई बहुत होनहार बच्चा है तो पता नहीं होता आगे किस तरीके से बढ़ा जाता है, पैसों की तंगी होती है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने कितनी 5-6 साल के सफर का नाम लिया है। UPSC के में हजौस में रहा हूँ, जामिया में, इस्लामिया में रहा हूँ, मैंने कई सारी टेस्ट सीरीज लगाई है, लेकिन मेरी जेब से कभी पैसा नहीं मिला। मुझे हमेशा स्कॉलरशिप मिली है, कुछ कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो ये चैलेंजिंग हो जाता है, आदतें यहीं से होती है। तो हमारी बड़ी दिक्कतें जो है कि हम होटलों पे बिना वजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, सब हवा में हो रहा है। उन चीजों को हमारी एनर्जी को एजुकेशन में लगाइए, साफ सफाई में लगाइए। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे एक प्रोग्राम ये इकरा एजुकेशन सोसाइटी कई सालों से काम तो कर ही रहा है। इससे पहले मंदिर में जब आपका सेंटर ओपन हो रहा था, मैं वहाँ के प्रोग्राम में मैंने शिरकत की थी। ये शुरुआत तो हो रही है, यहाँ से इंस्टीट्यूट के जा रहे हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का, हर पेरेंट का, हर टीचर का अपना भी फर्ज है कि वो इसको किस तरीके से आगे लेकर जाता है। तो कई मरतबा ऐसा होता है लोगों को पता नहीं होता, कोई बहुत होनहार बच्चा है तो पता नहीं होता आगे किस तरीके से बढ़ा जाता है,
पैसों की तंगी होती है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने कितनी 5-6 साल के सफर का नाम लिया है यूपीएससी के में। मैं हाउस में रहा हूँ, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में रहा हूँ, मैंने कई सारी टेस्ट सीरीज लगाई है, लेकिन मेरी जेब से कभी पैसा नहीं मिला। मुझे हमेशा स्कॉलरशिप मिली है, कुछ कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आप यूपीएससी यूपीएससी कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से आपको 50,000 से 1 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैंने वो स्कॉलरशिप की है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको हर महीने 10,000 देती है ताकि आप वहाँ पे कोचिंग में रहकर पढ़ सको। ऑप्शन बहुत है, लोगों को गाइड करके वहाँ तक पहुँचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जैसे आप तक बात पहुँच रही है, आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट में टैलेंट है तो आप उसको प्रॉपर गाइडेंस, यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर्स वगैरह होते हैं, उन तक पहुँचाइए। आगे कैसे पढ़ना है वो उन्हीं से पता चलेगा। और एक और बात, पिलर से हम हमेशा डरते हैं, यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम लिया गया। तो सपनों के बारे में कह रहे थे कि आया कि सपने वो नहीं जो आप सोते में देखते हो, बल्कि सपने वो जो आपको सोने में मिलते। रामेश्वरम शहर के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा जो प्लेन फाइटर प्लेन को देखकर ये ख्वाब देख रहा था कि मैं एक दिन फाइटर प्लेन बनूंगा। वो मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं, 25 लोगों का लास्ट में इंटरव्यू होता है, 8 सीट थी, ये 9वें नंबर पर रह जाती है। तो जो सपना उन्होंने देखा था वो थोड़ी सी एक रैंक की वजह से नीचे रह गया, लेकिन वही लड़का आगे चलकर डीआरडीओ इसरो के साथ मिलकर हिंदुस्तान को मून और मार्स पर भेजने का काम करता है। तो जो सपना आपने देखा है वहां तक तो आप पहुंच सकते हो, उसके बियॉन्ड भी आप बहुत दूर तक जा सकते हो। तो जब भी आपको लगता है कि क्रिएटिव चीजें पढ़ने की जरूरत है, मोटिवेशन कहाँ से आएगा, इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करके मोटिवेशन आपको आ जाएगा। लेकिन जब अंदर से आपको वो किक ना मिले ना कि मुझे करना है, तो आप 2-3 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर का सेल्फ मोटिवेशन ढूंढिए कि आपको ये चीज़ क्यों करनी है, और वो आपको एक लंबे वक्त के लिए उसमें खड़े रखेंगे। और दूसरी एक चीज़, नेशनल ये डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग, एआई, मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारी चीजें मेरा नहीं ऑब्जर्वेशन है, मैंने दूसरी जगह से पढ़ा हुआ। टेक्नोलॉजी आने से ये हो रहा है, जैसे हम इंजीनियरिंग के टाइम में अगर 2010-11 की मैं बात करूँ तो हमको कोई टॉपिक दिया जाता था, किसी का सिनॉप्सिस बनाना है तो हम पहले पढ़ते थे, उसको टाइप करके फिर वर्ड में कुछ करते थे। अगर कहीं पर मिल गया मटेरियल टर्निटिव में डिटेक्ट ना हो, उसके लिए पैराफ्रेज करके कम से कम ये तो कर दिया जाता था। आज ये काम बहुत आसान हो गया। चैट जीपीटी या कोई भी एआई के टूल की मदद से बच्चों को प्रोजेक्ट दो, वो 2 घंटे में कर रेडी करके ले जाते हैं। इससे एक फायदा बहुत बड़ा है कि आपको हर चीज़ अवेलेबल हो गई। लेकिन दूसरी एक दिक्कत इसमें ये होती है कि आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंशन की यहाँ पे बात होती है, क्योंकि आप पढ़कर कितना समझ पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं मेरा बताऊँ कि यूपीएससी की पढ़ाई के लिए जब मैंने पहली मरतबा द हिंदू जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं वो पढ़ना शुरू किया, तो मुझे तो लगता था मैंने इससे पहले इनकलाब और उर्दू टाइम्स का आर्टिकल लिख चुका था उस टाइम में। लेकिन जब यूपीएससी के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा, स्पेशली टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ठीक है, वहाँ तक हो जाता था। लेकिन जब द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पढ़ने शुरू किए तो पता चला कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा गया है। उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, वो एबिलिटी डेवलप करने के लिए फिर 1-2 महीने आपको लगते हैं कि ये चीज़ क्यों कहीं जा रही है। उसके बैकग्राउंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चैट जीपीटी से आपको समझने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो इम्प्रूव करने के लिए आपको रीडिंग की आदत आनी है। डिस्टेंस लर्निंग में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको डिटेल में पढ़ें और उसको इंफर करें कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। आखिरी बात मैं मेंटल हेल्थ के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट है, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में ये पेश आता है। कई मतलब पढ़ाई के दौरान इतने हम बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए सिंपल सा रूल है जो मैं फॉलो करता था। आप हफ्ते में आधा दिन अपने लिए निकालिए। अब वो हफ्ते में आधा दिन आपका आधा संडे भी हो सकता है, आधा फ्राइडे भी हो सकता है, या रोज का 1-1 घंटा भी निकालेंगे। आपको किस तरीके से निकालना है, उस टाइम में आप अपने ऊपर सोचिए आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। आपकी कोई हॉबी हो तो उसको परस्यू करिए, हॉबी बहुत जरूरी है। आप रोजाना 8-10 घंटे का पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो तो जरूरी होता है
कि किसी दूसरी चीज़ में आप मन को लगाए। तो अपनी हॉबी परस्यू करिए। ये एक तरीके से सेफ्टी वॉल का काम करता है कि जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है पूरे हफ्ते आपके शरीर में, वो एक तरीके से उसको रिलीज करेगा। जैसे कुकर की सीटी बजती है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हफ्ते में आधा दिन या रोज का 1 घंटा अपने लिए दीजिए और उसमें कोई भी प्रोडक्ट पे काम करिए। तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जा चुकी हैं और आगे आने वाले जो मुकर्री है आप उनको हमेशा सुनते हैं करीब से। डायरेक्टर भी यहाँ के डायरेक्टर सर भी मौजूद है, तो उनको भी हम सुनेंगे इंशाल्लाह। यही 2-3 चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट सभी को। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हम सुन रहे थे जनाब आसिम खान साहब से। तेरी उड़ान तरक्की करे क़यामत की, तेरी उड़ान तरक्की करे क़यामत की और तेरा शबाब पड़े और चावेदान की तरफ। हाज़िर ने ऐलान करना है कि यहाँ इस प्रोग्राम के बाद तमाम लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम है, लिहाजा आप सबके लिए, तमाम शुरका के लिए, तमाम लेडीज और जेंट्स के लिए नीचे खाने का बेहतरीन इंतजाम है, मेहमानों के लिए।